हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि पाठक। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ जी, आज जो है हमारी 7th क्लास है एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो जो भी बच्चे कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और यूजीसी नेट जून 2025 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो है ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 60 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आज हम जो है और मोर आपके 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको और भी कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और उसके कंसेप्ट भी समझने को मिलेंगे। तो इस सेशन को आप पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन आपके लिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके पास असर्शन रीजनिंग का। असर्शन आपको पूछ रहा है कि a low debt equity ratio is generally recommended for a newly started business। अगर कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि लो डेट इक्विटी रेशियो अगर उनका होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है रेशियो एनालिसिस में, वो लो होना चाहिए। नेक्स्ट है रीजन, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द बिजनेस डेट सर्विसिंग विल प्रूव टू बी लेस बर्डनसम। क्योंकि जब बिल्कुल स्टार्टअप होता है आपका बिजनेस का, बिल्कुल इनिशियल ईयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, उस टाइम पे जो आपके, अगर आपने डेट ज्यादा लिया है तो उसको चुकाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बर्डन जो है वो फील होने लग जाता है बिजनेसमैन को। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है दोनों, या फिर एक गलत है एक सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दोनों ही आपस में जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो, इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है इसके पीछे का कंसेप्ट। सबसे पहले है डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट फाइनेंसिंग कंपेयर टू इक्विटी इन अ बिजनेस। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये बताता है कि हमने कितना पोर्शन डेट से लिया हुआ है, हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है कितना डेट से है और कितना इक्विटी के थ्रू पैसा हमने उठाया हुआ है बिजनेस के लिए। ठीक है, सो अगर हमारा लो डेट इक्विटी रेशियो होगा, इसका मतलब कि हमने इक्विटी से ज्यादा पैसा लिया हुआ है एज कंपेयर टू डेट से। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप डेट लेते हो, जब आप उधार लेते हो, जब आप लोन लेते हो बैंक से, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो फिक्स होता है, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, बिजनेस में आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है। लेकिन जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, उसको आप डिविडेंड जो है तब भी पे कर सकते हो अगर आपका मन नहीं है। ठीक है, तो मत करो। अगर आपका जो है मन है या इस बार प्रॉफिट अच्छे हुए हैं तो आप पे कर दो, अदरवाइज अगर लॉस में है तो आप शेयर होल्डर्स को फिर भी बोल सकते हो कि अभी हमारे जो है वो इतने प्रॉफिट नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम आपको डिविडेंड थोड़ा ज्यादा दे देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कह देते हैं ठीक है हमें जो है बाद में दे देना डिविडेंड। तो यहाँ पे फिक्स नहीं होता। ठीक है, आपको जो रिटर्न होता है वो फिक्स नहीं देना पड़ता उनको। नेक्स्ट है फॉर अ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस अ लो डेट इक्विटी रेशियो इज जनरली रेकमेंडेड। क्यों रेकमेंड किया जाता है? इसलिए ताकि हाई रिस्क जो है इनिशियल ईयर्स में ना हो एंड डेट सर्विसिंग बर्डन जो है उन पे ना पड़े, ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट सीख ना करते रह जाएं, बल्कि अपना स्टार्टिंग में एक्सपैंड करने की कोशिश करे, बिजनेस को पहले ग्रो करने की कोशिश करे और एक पहले पोजीशन ले ले मार्केट में, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टाइम डेट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, देन क्रेडिट वर्दीनेस। अब देखो, अगर बिजनेस ने डेट ज्यादा ले लिया बिल्कुल स्टार्टिंग में और अगर उस डेट को वो पूरा ना कर पाए, अगर बिजनेस ना चला अच्छे से स्टार्टिंग ईयर्स में, और हो भी सकता है ना चले क्योंकि स्टार्टिंग में आपके प्रोडक्ट को इतने कस्टमर्स नहीं जानते, तो मे बी आपके प्रोडक्ट जो है वो ना बिके स्टार्टिंग में, है ना, आपको भी पहले मार्केटिंग वगैरह पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आप 3-4 साल बाद जो है वो स्टैंड कर पाते हो मार्केट में। तो अगर आपने उधार ज्यादा ले लिया है और उसको चुका नहीं पाओगे तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी खराब हो जाएगी, आपकी इमेज जो है वो खराब हो जाएगी मार्केट में और आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो कोई भी डेट नहीं देगा। ठीक है, ये है रीजन। तो आपका दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है एंड आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, अ कंपनी proposes to introduce a new product in the market. The company wants to maintain PV ratio at 25%. If variable cost of the product is 300, what will be the selling price? अब यहाँ पे आपको PV रेशियो गिवन है। ठीक है, पीवी रेशियो गिवन है एंड आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है।
आपको कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस। अब सबसे पहले तो इसके लिए आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का। तो इसके लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें, और सेलिंग प्राइस चाहिए, और इनटू 100 करना है। तो हमने जो है सेलिंग प्राइस तो कैलकुलेट करना है, हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके थ्रू जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पीवी रेशियो की जगह 25% कर दो, एंड यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड नीचे सेल्स प्राइस, ठीक है, देन इनटू 100 कर दो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 25s इज इक्वल टू एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। देन अगर हम इसको 100 यहाँ पे ले जाएं तो आपके पास इधर आ जाएगा 0.25s, ठीक है, इज इक्वल टू एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा 0.5s, तो यहाँ पे 0.75s आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है हमें? 300 गिवन है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 300, ठीक है, 0.75s, तो s इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.75, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400, का आंसर आ जाएगा 400। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद था, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। हमने जो जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी। पहले हमने कंट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की तरह जगह लिख दिया। इसके बाद हमने इक्वेशन बनाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, और जो जो चीजें हमें गिवन है वो हमने आपका रख के वैल्यू, और हमने कैलकुलेट कर दिया सेलिंग प्राइस, दैट इज 400, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। ये आपका बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। आई मीन सॉरी, अकाउंट्स से क्वेश्चन है आपका। अकाउंट्स में आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ के जाना है, यहाँ से बहुत बार जो है वो क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला देखो ऑप्शन, इट इज अ बाय पार्टी प्रोसेस, इट ऑलवेज लीड्स टू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, इट इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? बी ऑप्शन जो है वो गलत है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा जो है लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं वो सही हैं। यहाँ पे जो है नेगोशिएशन होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, जो भी वेजेस से रिलेटेड है, कंपनसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग का होता क्या है। Collective bargaining is the process of negotiation between employees and employers, usually represented by the trade unions। तो जो ट्रेड यूनियंस होते हैं जो कि आपके लेबर के साथ आते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयज के साथ और एम्प्लॉयर्स के साथ बैठते हैं और साथ में क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज को जो है कम से कम इतने वेजेस आपको पे करनी है। फिर एम्प्लॉयर अपने पॉइंट्स रखता है, फिर जाकर नेगोशिएट करके एक वेज डिसाइड होता है, ठीक है, लेबर के लिए। टू डिटरमाइन वेजेस, देखो वेजेस या वर्किंग कंडीशंस भी आ सकता है इसमें कि हमारे एम्प्लॉयज को सही वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो, सही तरीके से वो काम करने के लिए उनको जो वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, एंड अदर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट एंड रिड्यूसिंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो इससे क्या होता है, जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तो फेयर डिसीजन लिया जाता है, ना तो एम्प्लॉयर का उसमें ये नहीं होगा कि एम्प्लॉयर ही जो है उसका बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयज का बेनिफिट नहीं हो रहा है, या एम्प्लॉयज का ही बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयर का नहीं हो रहा। दोनों का बेनिफिट जो है, म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो देखा जाता है और नेगोशिएशन की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय पार्टी प्रोसेस।
तो बाय पार्टी क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉयज होते हैं, इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होती है और करता कौन है, ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज रेगुलर एडजस्टमेंट एंड रिकॉग्निशंस अकर्स एज पर चेंजिंग कंडीशन। तो ये जनरली देखा जाता है कि जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती रहती है या पॉलिसी चेंज होती रहती है कंपनी की, या कुछ भी दिक्कतें आती रहती है बीच बीच में बिजनेसेस में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस जो है वो होता रहता है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। तो ये जो आपका प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ये क्या है, डायनेमिक है। मतलब जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, उससे भी ये जो है फर्क काफी पड़ता है इससे, ठीक है। ये देखो, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओवर टाइम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्री नीड्स। नेक्स्ट है वॉलेंट्री प्रोसेस। तो यहाँ पे जो दोनों पार्टीज होती है, दैट इज एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय, वॉलेंट्रीली आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं और बैठ के नेगोशिएट करती है और अग्रीमेंट करती हैं कि ये हमारा जो है वो डिसीजन है फाइनल। देन नेगोशिएशन बेस्ड है, इट इन्वॉल्व्स डिस्कशंस, कॉम्प्रोमाइजेस एंड समटाइम्स थर्ड पार्टी मीडिएशन। क्लियर। तो ये है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व्स यूनियंस एंड मैनेजमेंट नेगोशिएटिंग ओवर वेजेस, बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशंस। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, सारे ही टाइप्स आपने पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, किसी भी टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप की कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो आपके ट्रेड यूनियंस होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो नेगोशिएट करते हैं वेजेस, बेनिफिट्स और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड डिसीजंस पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, देन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, कंसेशनरी बार्गेनिंग एंड कंपोजिट बार्गेनिंग। अब सबसे पहले तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो इसका मीनिंग एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, आंसर इसका आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक है। अब ये है क्या, पहले पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कौन सी बार्गेनिंग होती है, जहां पे विन लॉस अप्रोच जो है वो फॉलो होता है, जहां पे एक पार्टी क्या करती है, गेन करती है, एक पार्टी का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, एक पार्टी जो है वो लूज करती है, ठीक है। जैसे कि अगर वेजेस इंक्रीज हो गए तो इससे किसका फायदा होगा, इसका एम्प्लॉयज का फायदा होगा, लेबर्स का फायदा होगा और एम्प्लॉयर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग जो है वो ऐसी बार्गेनिंग होती है जो ट्रेड यूनियंस करते हैं और मोस्टली इस केस में जो है वो ट्रेड यूनियंस जो है वो विन कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जो है वो विन विन सिचुएशन की बार्गेनिंग होती है, जिसमें दोनों ही पार्टीज का क्या हो रहा है, भला हो रहा है, दोनों ही पार्टी विन कर रही है, किसी का भी कुछ लॉस नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, इंप्रूविंग वर्क प्लेस सेफ्टी। अब देखो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशन दोगे, सेफ्टी जो है एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करोगे, ताकि उनको जैसे कि कोई भी मशीन वगैरह में वो वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर उनको इक्विपमेंट दो ताकि उनके एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ठीक है, या कोई इंजरी वगैरह ना हो, तो इससे क्या होगा, आपकी भी इमेज सही रहेगी, आपके भी एम्प्लॉयज जो हैं वो खुश रहेंगे आपसे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेंगे। प्लस एम्प्लॉयज को भी अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेगी तो वो भी कहीं और नहीं छोड़ के जाएंगे जॉब, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग कौन सी होती है, जिसमें विन विन सिचुएशन होती है, दोनों ही पार्टीज क्या करती है, विन करती है। नेक्स्ट है कंसेशनरी बार्गेनिंग। कंसेशनरी बार्गेनिंग जो है, इसमें क्या होता है, कुछ कंसेशंस जो हैं वो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अग्री करते हैं, जैसे कि वेज कट ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस टू सपोर्ट द कंपनी। अब कंसेशनरी में है कि एम्प्लॉयज क्या डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, अभी हमारे वेजेस जो हैं आप ज्यादा पे करो क्योंकि अभी प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं आपकी कंपनी को, लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी को या लॉस कर रही होगी कंपनी, तो उस केस में आप कोई नहीं, कट कर लेना वेजेस, लेकिन अभी जो है हमें ज्यादा चाहिए। तो कंसेशनरी जिसमें एम्प्लॉयज अग्री कर जाते हैं कुछ कंसेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है, यहाँ पे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों ही सिचुएशन से रिलेटेड होता है ये, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग एंड वर्क पॉलिसीज। तो यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स होते हैं ना, जो मिलते हैं एम्प्लॉयज को मॉनेटरी के फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी के फॉर्म में, उससे रिलेटेड जो बार्गेनिंग होती है उसको बोलते हैं कंपोजिट बार्गेनिंग, ठीक है। जैसे कि बोनस दे दिया, इंक्रीमेंट लगा दिया, या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक है, या फिर प्रमोशन दे दिया, इसको बोलते हैं कंपोजिट बार्गेनिंग।
तो आई होप आपको अब टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग क्लियर हो गया होगा। तो हमें आंसर जो है क्या करना था कि जिसमें मैनेजमेंट और यूनियंस जो है बार्गेन करती है वेजेस के बेनिफिट्स पे, वर्किंग कंडीशन पे, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ठीक है, वेजेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है combined leverage can be used to measure the relationship between EBIT and EPS, sales and EPS, sales and EBIT और PAT and EPS। तो यहाँ पे combined leverage का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। कल हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का क्वेश्चन किया था सॉरी, यहाँ पे कंबाइंड लीवरेज का क्वेश्चन है कि कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम किसका रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का और अर्निंग पर शेयर का, या सेल्स और अर्निंग पर शेयर का, या सेल्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर का। ठीक है, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला सबसे पहले और इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के जो है हमारे लीवरेजेस होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो किसके रिलेशन बताता है, किसके बीच में, EBIT और EPS के, EBIT और EPS के। और जो कंबाइंड लीवरेज है वो बताता है सेल्स एंड EPS के। अब ये फॉर्मूला से जो है इसका आंसर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं हम कंबाइंड लीवरेज का। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसलिए इसको कंबाइंड लीवरेज कहते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए ये रिलेशन किसके बीच में बता रहा है, EPS एंड सेल के बीच में बता रहा है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये है आपका आंसर, दैट इज सेल्स एंड EPS। तो ये तीनों ही याद रखना, क्या पता नेक्स्ट टाइम जो है आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज का पूछ ले रिलेशन, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज फुली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में वो फुली एग्जाम्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इनकम फ्रॉम अ पोल्ट्री फार्म इज कंसीडर्ड एग्रीकल्चरल इनकम। जो इनकम पोल्ट्री फार्म से अराइज हो रही है इसको हम एग्रीकल्चरल इनकम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है या क्या है, तो देखो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। पोल्ट्री फार्म की जो इनकम है ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, लेकिन जो आपका ये वाली स्टेटमेंट है एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया जो है वो फुली एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम होती है पहले आपको वो देखना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसकी, उसके बाद ही वो एग्जाम्प्ट होगा। ऐसे सारी एग्रीकल्चरल लैंड एग्जाम्प्ट नहीं होती। अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड है कोई आपकी या कोई भी लैंड है, उसको अगर आपने जो है रेंट पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, वहां पे कुछ और काम हो रहा है, एग्रीकल्चर की जगह कुछ और काम हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में जो है डिफाइन किया गया है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट है उसमें। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम जो है फुली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स and the income from a poultry farm is not considered as agricultural income as it is not involve cultivation of land, ठीक है। जो भी लैंड से जुड़ी हुई है चीज और लैंड पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, इसको आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग ये आपके एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the official website for e-filing income tax return in India? अब e-filing वाला जो आपका टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट जो है आपका, उसमें इससे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली देखा गया रिपीट होता रहता है
या तो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बताओ उसका क्या प्रोसेस होगा, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन करोगे, ठीक है, या तो स्टेप्स की फॉर्म में इसका जो है क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर इसका वेबसाइट पूछ सकते हैं आपसे कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप ऑनलाइन फिल करते हो तो कौन सी वेबसाइट पे जाते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है www.incometax.government.in, इनकम टैक्स इंडिया filing.government.in, या फिर e-filing incometax.india, या फिर www.taxreturn.government.in। अब देखो देखने में जो है, पढ़ने में सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर नहीं देखा है या नहीं पता आपको, तो आपको सारे ही सही लग रहे हैं देखने में, क्योंकि सब में टैक्स या फिर इनकम टैक्स वर्ड आ रहा है ना। तो अब कैसे बताओगे, इसके लिए आपको याद करके जाना पड़ेगा वेबसाइट्स की कौन सी किसके लिए है। तो हमारा आंसर आएगा www.incometax.government.in। ये वेबसाइट है जहां पे आप जा करके क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो द ऑफिशियल इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इंडिया इज incometax.government.in, that is launched by income tax department, and taxpayers can file their ITR, track refunds and verify returns through this portal। क्या क्या कर सकते हैं वो, ITR फाइल भी कर सकते हैं, रिफंड्स के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, एंड वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा रिटर्न जो है वो फिल हुआ है या नहीं। क्लियर। तो ये आपकी सर्विसेज है जो आपको इनकम टैक्स की साइट पे मिलती हैं। तो आप ट्राई भी कर सकते हो, अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आपको आना चाहिए किस तरीके से इनकम टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब ये आपका लॉ से क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नॉट। तो हमारे पास 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दैट इज आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। ये 3 जो है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। इससे रिलेटेड आपको फीचर्स, इनके कंडीशंस, रूल्स सारे पढ़ के जाने, कितनी पार्टीज होती हैं किसमें, ठीक है, ये सारे ही आपने पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉमिसरी नोट भी गिवन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन है, चेक भी गिवन है, क्या गिवन यहाँ पे अलग गिवन है आपको, फिक्स डिपॉजिट रिसिट। तो फिक्स डिपॉजिट रिसिट जो है वो किसी भी टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये 3 आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है, इसमें कौन सी पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है, चेक के बारे में कितने टाइप्स के चेक होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, ठीक है, किसमें जो है एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट आता है, किसमें नहीं आता, सारा आपने ये पढ़ के जाना है। तो देखो यहाँ पे, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ओनली प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिट इज नॉट freely transferable and does not meet the criteria of negotiability। negotiable word का मतलब क्या होता है, which can be easily transfer, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल में सिर्फ 3 ही आपके इंस्ट्रूमेंट आते हैं, आपको प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो हमारे पास मार्केटिंग मिक्स में जितने भी पीस हैं उसमें से पूछा गया है किस मार्केटिंग मिक्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात की जाती है और लॉजिस्टिक वाला कंसेप्ट जो है वो आता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में तो हम कोई भी चैनल्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ते, प्रोडक्ट में जो है हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट में आप पढ़ते हो ब्रांडिंग के बारे में, ठीक है, देन आप पैकेजिंग के बारे में पढ़ते हो, पैकेजिंग और लेबलिंग। ये 3 कंसेप्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट मिक्स से जुड़े हुए हैं। प्राइस मिक्स में क्या पढ़ते हो, प्राइस मिक्स में पढ़ते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको माइंड में रखने होते हैं जब आप कॉस्ट डिसाइड कर रहे हो अपने, या प्राइस सेट कर रहे हो, टू केप्ट इन माइंड while deciding the price। जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कॉस्ट हो गया प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर का प्राइस हो गया, मार्केट की कंडीशन हो गई, डिमांड एंड सप्लाई हो गई, ठीक है। देन प्लेस में क्या आता है, प्लेस में हम देखते हैं कि हम गुड्स को किस किस तरीके से, कौन कौन से चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कस्टमर्स तक। तो यहाँ पे आपका आ जाता है
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम पढ़ते हैं चैनल्स के बारे में, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल्स, 1 लेवल चैनल्स, ठीक है, 2 लेवल चैनल, 0 लेवल चैनल। देन प्रमोशन में हम क्या पढ़ते हैं, प्रमोशन में हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, देन डोर टू डोर सेलिंग या पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, टाइप्स ऑफ प्रमोशन में ये पढ़ते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में जो है हम चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा प्लेस मिक्स। यहाँ पे लॉजिस्टिक के बारे में भी पढ़ते हैं। लॉजिस्टिक क्या होता है कि आपका कस्टमर जब आपको ऑर्डर कर रहा है कोई भी सामान, तो आप वहां से लेकर उसके कस्टमर तक जो भी आप सामान पहुंचा रहे हो, या फिर रॉ मटेरियल, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पूरा सिस्टम है, ठीक है, रॉ मटेरियल लेकर आना, फिर उसको जो है सामान को गोडाउन तक लेके जाना, फिर उसके बाद जब कस्टमर आपको जो है डिमांड कर रहा है तो गोडाउन से फिर कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचाना, डिलीवर करना, तो ये सारा लॉजिस्टिक में आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लेस मिक्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एक बारी। इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। प्लेस मिक्स जो है हम इससे क्या करते हैं, हम ये श्योर करते हैं कि कस्टमर के जो भी एड्रेस है, जहाँ पे भी उसको सामान चाहिए, वो अवेलेबल हो उसको। इट हेल्प्स इन रीचिंग टारगेट मार्केट्स इफेक्टिवली। तो अगर आपने कोई टारगेट मार्केट डिसाइड किया है कि इस एरिया में जो है मैंने सेल करनी है और इन पर्सन को सेल करनी है और अपनी क्या बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप जो है प्लेस मिक्स के थ्रू जो है वो टारगेट मार्केट को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली जो है वो कर सकते हो। अपने ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से करके, इंप्रूव करके, वेयर हाउसिंग को इंप्रूव करके, इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करके, जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं आपकी प्लेसमेंट में, इन सभी को अच्छे से जो है परफॉर्म करके आप इफेक्टिवली टारगेट मार्केट को क्या कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो। नेक्स्ट है रिड्यूसेस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम। अब आपका जो भी डिलीवरी टाइम है, जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये सारा आप जो है अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपना कम कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर आपने डायरेक्टली सेल किया तो उसमें आपको होलसेलर, रिटेलर, इनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये जो बीच में जो है प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो वो आपको देखना पड़ता है कि आपका कौन सा चैनल जो है वो सूट करता है, आपके कस्टमर कौन है, आपकी ऑडियंस कौन है, जिसको आप सामान अपना बेचना चाहते हो। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ब्रांड रेपुटेशन। तो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइम पे डिलीवर होगा और कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको अवेलेबल होगा आपका प्रोडक्ट जब भी उनको नीड होगी, तो ऐसे आपकी ब्रांड इमेज जो है वो इंक्रीज होती है और कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। और ये बाकी जो आपकी स्ट्रैटेजीज है, प्राइसिंग, प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स, उनको भी सपोर्ट करता है आपका प्लेस मिक्स। क्लियर? तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस मिक्स। देन लॉजिस्टिक एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देख लो क्या क्या आ जाता है। तो आपके लॉजिस्टिक एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाएगा, रोड्स के थ्रू, रेलवे के थ्रू, एयर के थ्रू, किसी भी वाटर के थ्रू आप जो है अपना सामान भेज सकते हो। जैसे आपको अगर एक्सपोर्ट करना है आपका सामान फॉरेन कंट्री में, जो है वहां से डिमांड आई है आपके प्रोडक्ट की, तो आप वाटर या एयर के थ्रू जो है अपना सामान भेज सकते हो। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आ जाएगा आपका स्टोरेज के लोकेशन। अगर आपके स्टोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एरियाज में होंगे, बहुत ज़्यादा एरिया में कवर कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इजीली आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को मिल जाएगा और टाइम जो है कम लगेगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर आप अपना इन्वेंट्री सही से मैनेज करोगे, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आपके पास इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, फिनिश गुड अवेलेबल होगा, तो उससे भी आपका जो है क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देन ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये वर्ड्स याद रख लेना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग आता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है, जो भी कस्टमर ऑर्डर्स कर रहे हैं या आप ऑर्डर कर रहे हो सप्लायर्स को, ठीक है, तो ये जितने भी कॉलिंग वाला काम है, ये सारा चैट प्रोसेस वगैरह वाला, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन इन द मार्केटिंग मिक्स इज टू। तो ये भी मार्केटिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से। प्रमोशन जो है, प्रमोशन मिक्स जो है, इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है मार्केटिंग में, तो टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट फीचर्स और टू परसुएड एंड इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट और टू सेट द प्राइसिंग स्ट्रेटजी और टू डिसाइड ऑन पैकेजिंग डिजाइन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, परसुएड करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और इन्फॉर्म करना अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, ये फीचर्स हैं, इसको बोलते हैं हम प्रमोशन। इसलिए हम अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए और हमारा
प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रमोशन इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन टू क्रिएट अवेयरनेस, अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर बाइंग डिसीजन। कि अगर कस्टमर का मन भी कर रहा होगा किसी और का प्रोडक्ट खरीदने का, लेकिन आपने इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट उनको कर दी, इतनी अच्छी मार्केटिंग कर दी कि जिससे उनका जो है वो सारा ध्यान आपके प्रोडक्ट की तरफ चला गया और आपके प्रोडक्ट जो है वो खरीदने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिसमें हमने मार्केटिंग के क्वेश्चंस देखे, बिजनेस फाइनेंस के, अकाउंट्स के, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के, लॉ के, देन आपका इसमें इनकम टैक्स के क्वेश्चंस भी आज थे। तो इसी तरीके से हम डेली जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक भी आपका एग्जाम है हम काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे एंड आपको साथ के साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके साथ के साथ आपको कंसेप्ट भी डिटेल में मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपने डेली इस क्लास को देखना है और हमारे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है अगर आप भी JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं जून 2025 में। और हमारा जो बैच है, ठीक है, जो पेड बैच है जिसमें कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर UGC नेट जून 2025, इसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड में तैयारी करना चाहते हैं, दोनों ही पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे डायल कर सकते हैं और डेमो क्लासेस भी आप जो है देख सकते हैं टीचर्स के, अगर आपको डेमो क्लासेस उनके देखने हैं, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। Clear? So thank you so much for watching this session. Like this session and share with your friends.